दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी चल रही है 100 MCQs की सीरीज बिजनेस इकोनॉमिक्स का, जो आपको NTA नेट का जो है सब्जेक्ट है, कॉमर्स है, उसके अंदर एक यूनिट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसकी हम कर रहे हैं, है ना, MCQs कर रहे हैं। ये बेसिकली उसका 4th पार्ट है और जो इसके क्वेश्चंस की PDF है वो मैंने आपको ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पे कल प्रोवाइड करवा दी थी। जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कीजिए। एंड जो उसी PDF के अंदर जो क्वेश्चंस थे, लास्ट वाले 25 क्वेश्चन 4th पार्ट के, आज मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ विद शॉर्ट एंड क्विक एक्सप्लेनेशन। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले और एक बात कि जिसने भी अभी तक लास्ट 75 क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं देखे हैं, यानी कि 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं, वो जाके पहले वो वीडियो भी देख सकते हैं MCQs की, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। एग्ज़ाम पास में आ रहा है ना। उसके अलावा जो रिविजन वीडियोस है वो जिसने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कॉमर्स की कई सारे यूनिट्स की मैंने रिविजन वीडियोस ऑलरेडी डाल रखी हैं, तो आपको एट द एंड अभी एग्ज़ाम पास आ रहे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का, दैट इज 76 क्वेश्चन नंबर, क्या बोल रहा है, इसमें आपको फुल फॉर्म बतानी है ना। MODVAT इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको। इसकी फुल फॉर्म होती है MOD से मॉडिफाइड एंड V से वैल्यू, A से एडिड एंड T से टेक्स्ट। अकॉर्डिंगली सही आंसर कौन सा हो गया? A हो गया इसका सही आंसर, यानी कि मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टेक्स्ट। बेसिकली इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, ये क्या होता है, ये एक बेसिकली जो एक्साइज ड्यूटी के अंडर ये स्कीम आती है ना। बेसिकली जो एक्साइज ड्यूटी की स्कीम है, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं, उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है। और इस स्कीम के अंदर क्या होता है, एक जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाता है, उसको कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाता है ड्यूटी के अंदर, टैक्स के अंदर, एक्साइज टैक्स के अंदर कुछ ना कुछ रिलीफ मिलता है इस स्कीम के अंडर। ठीक है, ये होती है मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स, जिसके अंदर रिलीफ दिया जाता है एक्साइज ड्यूटी पे। इसका सही आंसर है A। आगे चलते हैं 77 पे। क्या बोल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टीवी सेट्स एंड रेफ्रिजरेटर्स एंड देयर प्राइसिंग इन इंडिया बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर्स। अभी जो टीवी सेट्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, कितना ज़्यादा कंपटीशन होता है, कितनी ज़्यादा कंपनीज होती है, कितने सारे ब्रांड्स होते हैं। बेसिकली ये किस मार्केट में होता है, किस मार्केट में देखने को मिलता है? मोनोप्लिस्टिक में तो देखने को मिलता है ना। मोनोप्लिस्टिक में होता ही है, कुछ थोड़ा डिफरेंस करके कई सारे ब्रांड्स निकाले जाते हैं एक ही प्रोडक्ट के। लाइक टीवी के इतने सारे ब्रांड्स निकाल दिए, अलग अलग कंपनी ने, कोई कंपनी ने कोई निकाल दिया, कोई कंपनी ने कोई निकाल दिया, है ना। बेसिक प्रोडक्ट क्या होता है, सेम होता है, बेसिक फीचर्स सेम होते हैं, बट वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपने उसके प्रोडक्ट के फीचर्स में, उसके डिज़ाइन में, पैकेजिंग में थोड़ा उनमें चेंज रहता है। ये बेसिकली किस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर देखा जाता है? मोनोप्लिस्टिक के अंदर। सही आंसर है फर्स्ट। आगे चलते हैं 78 के अंदर, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर क्रॉस इलास्टिसिटी क्या रहती है। इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड हैं ऑलरेडी, अच्छे से समझिए, अच्छे से करके जाइए। बेसिकली क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर रहती है पॉजिटिव। सब्स्टिट्यूट गुड्स है, अभी फॉर एग्जांपल टी है, टी के जो प्राइसेस हैं वो क्या हो गए, डाउन हो गए। टी के प्राइसेस डाउन हो गए तो जो कॉफ़ी कंज्यूम कर रहे थे वो भी टी की तरफ भाग के आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। मतलब कहने का, इसके प्राइसेस कम होने पे जो कॉफ़ी की डिमांड है ना वो भी कम हो गई। यानी कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, एक तरफ है टी, एक तरफ है कॉफ़ी, हमने टी के लिए प्राइसेस, डिमांड ली कॉफ़ी की, है ना। टी के प्राइसेस कम होने की वजह से कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि जो लोग कॉफ़ी यूज़ करते थे वो भी कुछ टाइम के लिए टी की तरफ स्विच कर जाएंगे। बेसिकली पॉजिटिव रहती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, या आप सबको पता ही होगा, जिन प्रोडक्ट्स को हम एक की बजाय दूसरा यूज़ करते हैं। लाइक टी की बजाय कॉफ़ी भी यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी की बजाय टी भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, बाकी अदरवाइज जो होते हैं ये सब्स्टिट्यूट माने जाते हैं। जब हम एक प्रोडक्ट को हटा के उसकी जगह पे दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसके अंदर जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी यानी कि एक का प्राइस दूसरे की डिमांड, उसके अंदर रिलेशन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। एक की प्राइस कम हुई, दूसरे की डिमांड भी कम हो गई। आगे चलते हैं हम
79 पे इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे चलते हैं 79 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइसिंग मेथड, इनमें से कौन सा प्राइसिंग मेथड है? अभी सीजनल और प्रमोशनल तो कोई प्राइसिंग मेथड होता नहीं है ना, तो कॉस्ट प्लस ही बचा है। सो बेसिकली इसका आंसर है बी, यानी कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड। इसके अंदर क्या होता है, सिंपली कॉस्ट होती है, किसी प्रोडक्ट की लाइक 100 रुपीज़ कॉस्ट आ रही है, उसमें 10% मार्जिन ऐड कर दिया, यानी कि 10 रुपीज़ मार्जिन ऐड कर दिया। सो 10 रुपीज़ मार्जिन ऐड करके वो कितने का पड़ गया, अभी प्रोडक्ट अपने को पड़ गया 110 का पड़ गया, है ना। सो बेसिकली यही होता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड। आगे चलते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं 80th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा बेसिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा? नॉट आ गया, ऊपर से बेसिक नेचर पूछ रहा है। आइए चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं। नीचे वाला डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थियोरी विद बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग। ये पॉइंट क्या बोल रहा है, बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स होता क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स कहने का मतलब कि इकोनॉमिक्स की थ्योरी को बिजनेस के अंदर अप्लाई करना, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना। सिंपल, जो भी बिजनेस के अंदर थ्योरीज होती हैं, सॉरी इकोनॉमिक्स के अंदर थ्योरीज होती हैं, उसको बिजनेस में जब एक बिजनेसमैन अप्लाई करता है और डिसीजन मेकिंग लेने के लिए, अपने बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए, हेल्प लेने के लिए, उसको हम बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये तो बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं सी ऑप्शन पे, दैट इज होता क्या है इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स में नॉर्मली होता है प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। स्कैरसिटी की प्रॉब्लम होगी, फलाना प्रॉब्लम होगी। सो उन प्रॉब्लम्स का ही तो सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है ना। उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है इकोनॉमिक टूल्स को अप्लाई करके। जब किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है इकोनॉमिक टूल्स को अप्लाई करके, तो उसे भी तो हम इकोनॉमिक्स ही कहते हैं। सो यही तो सी पॉइंट बोल रहा है, दैट इज इकोनॉमिक एनालिसिस के टूल्स का यूज करना प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करने के लिए, प्लस उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए, या मतलब प्रॉब्लम्स को क्लैरिफाई करना, फिर इवेल्युएट करना इन्फॉर्मेशन को, जो भी अपन इन्फॉर्मेशन गेन की है, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स अपने को मिलेंगे, उनको आपस में कंपेयर करना और सोल्यूशन फाइंड आउट करना। सो ये भी सही है। उसके बाद हम चलते हैं ए ऑप्शन पे, दैट इज बिहेवियर ऑफ फर्म्स, यानी कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है इसके अंदर होता क्या है, बिजनेस का बिहेवियर देखा जाता है, एक फर्म का बिहेवियर देखा जाता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है, कैसे जा रही है, कौन कौन से डिसीजन लेने हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज कम अवेलेबल हैं, कैसे किस रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है ना, कितनी डिमांड होगी, कितना जो है सप्लाई होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, बिहेवियर क्या रहेगा फर्म का, वो उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो वो चीज़ जो होती है वही तो बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है। सो ये भी एक्सप्लेन कर रहे हैं बेसिक नेचर, है ना। सो बेसिकली तीनों ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी जो रह गया वो यानी कि बी, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इस पॉइंट में इसने क्या बोला, सिंपली इसने ये बोला है कि डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज लाइक रेंट की, वेजेस की, इंटरेस्ट की, अलॉन्ग विद द थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। इसने सिंपली थ्योरीज के नेम बोले हैं, दैट इज वेज की थ्योरी, रेंट की थ्योरी, इंटरेस्ट की थ्योरी, प्रॉफिट की थ्योरी। सो ये बेसिक नेचर को तो नहीं एक्सप्लेन कर रहा ना, ये तो सिंपली उसने थ्योरीज के नाम लिख दिए। सो बेसिकली बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है बेसिक नेचर को। आगे हम चलते हैं 81 पे, दैट इज किंग्ड डिमांड कर्व इज रिलेटेड विद। किंग्ड डिमांड कर्व कौन सी मार्केट में हम बनाते हैं, ओलिगोपोली में बनाते हैं ना। किंग्ड जो मैंने आपको रिविजन वीडियो जो मैंने बनाई थी उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था, जो किंग्ड डिमांड कर्व होता है वो कौन सी मार्केट में बनता है, ओलिगोपोली में बनता है। सो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दैट इज ओलिगोपोली। आगे हम चलते हैं 82 क्वेश्चन पे, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ मार्केट ऑर्गेनाइजेशन अज्यूम्स दैट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फॉर्म्स इज कॉस्टलेस। 82 क्या बोल रहा है कि ऐसी कौन सी मार्केट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर एंट्री भी फ्री होती है, लगभग फ्री होती है, और एग्जिट भी फ्री होती है। अभी वो कौन सी होती है, मोनोपोलिस्टिक होती है ना। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, जने खने होते हैं, वो सारे आते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके डिफरेंट थोड़ा प्रोडक्ट बना के अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। सो बेसिकली उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि पहले किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। जब रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी, जब अपने को कुछ करवाना नहीं है, कुछ पेटेंट, जैसे अभी ओलिगोपोली है ना, मोनोपोली है, इसके अंदर मोनोपोली के अंदर जैसे पेटेंट होता है, पहले ट्रेडमार्क होता है, तो उन सबको परमिशन अपने को लेनी पड़ती है ना। सो बेसिकली ऐसा कुछ भी खर्चा इसके अंदर नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर ये चीज़ें होती नहीं हैं। सो बेसिकली इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 83 क्वेश्चन पे।
83rd क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द किंग डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग, इस मॉडल के अकॉर्डिंग एक फर्म जो होती है विल अज्यूम दैट राइवल फर्म्स विल, मतलब जो किंग डिमांड कर्व होता है जो कि हम ओलिगोपोली में बनाते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सो उसके अंदर एक फर्म क्या अज्यूम करके चलती है कि जो हमारी दुश्मन फर्म्स हैं यानी कि हमारी जो राइवल फर्म्स हैं वो क्या करेंगी, वो क्या मतलब ऐसा कुछ मतलब वो क्या करेंगी, इन 4 ऑप्शंस में से बताना है। इसमें से सही ऑप्शन है वो सी होगा। मैंने आपको रिवीजन वीडियो में भी बताया था, जो किंग डिमांड कर्व मॉडल के अंदर क्या होता है, जो एक राइवल फर्म है वो प्राइस कट को मैच करती है, प्राइस इंक्रीज को मैच नहीं करती। यानी कि फॉर एग्जांपल अभी एक कंपनी है, ठीक है, वो उसने क्या किया, प्राइसेस क्या किया, उसने डाउन कर दिए। बाकी जो एक्स्ट्रा बी सी डी एक्स्ट्रा जो भी कंपनीज हैं वो क्या करेंगी, उनको भी कम करने पड़ेंगे। अगर उन्होंने कम नहीं किए तो सारे के सारे कस्टमर तो ए के पास भाग जाएंगे, है ना, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ए कंपनी ने क्या किया, प्राइसेस डाउन किए, सारे के सारे उनके कस्टमर भी उसके पास चले जाएंगे प्राइसेस डाउन से अट्रैक्ट होके, है ना, प्रोडक्ट तो लगभग सेम ही होता है। सो बेसिकली इसमें क्या रहेगा, वो उनको प्राइस कट को तो मैच करना ही करना पड़ता है। बट इन केस ना कई बार क्या होता है, एक कंपनी है उसके जो प्रोडक्ट है ना उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इन दैट केस वो कुछ ना कुछ नया फीचर उन्होंने ऐड कर दिया अपने प्रोडक्ट के अंदर। इन दैट केस वो क्या करेंगे, जो ए कंपनी है उसने अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को थोड़ा सा बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने नया फीचर ऐड किया है तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस भी बढ़ा दिए। अब क्या उन्हें बाकी फर्म्स फॉलो करेंगी? नहीं करेगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना, उनका तो प्राइसेस ऑलरेडी डाउन है। जिसने एक्स्ट्रा फीचर से अट्रैक्ट होकर उनके पास जाना है तो वो जाएगा। अभी वो भी प्राइसेस हाई कर देंगे तो भी उनके पास कोई नहीं आएगा। सो इसके अंदर वो मैच नहीं करेंगे, क्योंकि ए कंपनी ने तो इसलिए प्राइस जो बढ़ाया है क्योंकि उन्होंने एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड किया है अपने प्रोडक्ट में। सो ऑब्वियसली विदाउट दैट फीचर बाकी के जो कस्टमर हैं वो आपके पास क्यों आएंगे अगर आप प्राइसेस बढ़ा दोगे तो, क्योंकि आपने तो कोई एक्स्ट्रा फीचर भी नहीं बनाया, पुराने प्रोडक्ट के प्राइसेस ही बढ़ा रहे तो कोई आएगा नहीं ना। सो बेसिकली ये चीज़ रहती है कि वो मैच करेंगे प्राइस कट को बट प्राइस इंक्रीज को मैच नहीं करेंगे। सो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 84 क्वेश्चन पे। 84 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है, वो चीज़ बतानी है। आइए स्टेटमेंट्स पे चलते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, दैट इज़ मोनोपोलिस्टिक भी लॉस अर्न कर सकता है। डेफिनेटली कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी है वो तो लॉस तो कोई भी अर्न कर सकता है ना। ऐसा कुछ मतलब फिक्स नहीं है कि हाँ भी हर एक फॉर्म को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, किसी वेले मतलब किसी टाइम जो है वो लॉस भी हो सकता है। सो कोई भी फॉर्म है, चाहे वो मोनोपोलिस्टिक है चाहे वो परफेक्ट के अंदर है, कोई भी है वो लॉस तो अर्न कर ही सकते हैं। सो मोनोपोलिस्टिक भी कर सकता है। उसके बाद चलते हैं बी ऑप्शन पे, दैट इज सो ये स्टेटमेंट तो सही है। बी ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, फर्म्स इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस टेकर होती हैं। डेफिनेटली सही है। अभी जो परफेक्ट होती है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक क्वेश्चन में भी बताया था। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होते हैं, अभी बिल्कुल सेम होते हैं, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है सभी शॉपकीपर्स को वही प्राइस टेक करना पड़ता है, वही सेम प्राइस रखना पड़ता है। वो खुद की मर्जी नहीं चला सकते तो वो प्राइस टेकर होते हैं। आगे चलते हैं सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, दैट इज इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियरी फॉर अ फर्म इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट टू डिस्क्रिमिनेट द प्राइस। बिल्कुल गलत है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो मोनोपोलिस्टिक फर्म होती है आई एम सो सॉरी, जो मोनोपोली फर्म होती है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करती है ना, क्योंकि वो अकेली होती है, फर्म भी अकेला राजा होता है वो पूरी मार्केट का मोनोपोली के अंदर। तो वो कोई भी कस्टमर से कितना भी प्राइसेस डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइसेस जो है वो चार्ज कर सकता है। जिसको मतलब लगता है उसको कम है तो कम चार्ज करेगा, बार्गेनिंग वाला बनता है, और जो बार्गेनिंग नहीं कर रहा उसको ज़्यादा प्राइसेस चार्ज करेगा, है ना। सो बेसिकली वो मोनोपोली के अंदर रहती है। परफेक्ट के अंदर तो प्राइस टेकर होता है, जो मार्केट में चल रहा है वही प्राइस हमें लेना पड़ता है, तो डिस्क्रिमिनेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। सो ये स्टेटमेंट क्या हुई, इनकरेक्ट हुई। इसका सही आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बाकी डी भी देख लेते हैं, दैट इज जो किंग डिमांड है वो ओलिगोपोली से रिलेटेड होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 85 क्वेश्चन पे, दैट इज
इन ओलिगोपोली मार्केट किंग डिमांड कर्व क्या एक्सप्लेन करता है? जो मैंने किंग डिमांड कर्व आपको बताया था, जैसे मैंने आपको भी पीछे बताया है, इसमें क्या होता है, जो दुश्मन फॉर्म्स होते हैं, जो राइवल फॉर्म्स होती हैं, उसमें क्या होता है, एक फॉर्म ने लाइक प्राइसेस कम किए, एक फॉर्म ने प्राइसेस कम किए तो बाकी भी क्या है, कम कर देगी ना, मतलब उसे फॉलो कर रही है, राइट। और सम केसेस में क्या होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपस में वो एक एग्रीमेंट करते हैं कि लाइक एक फॉर्म होती है जो थोड़ी डोमिनेंट फॉर्म होती है। ओलिगोपोली में क्या होता है, कुछ एक ऐसी फ्यू फॉर्म्स होती हैं जो जिनका बड़ा शेयर होता है, मतलब डोमिनेंट फॉर्म्स होती हैं, वो फॉर्म क्या होती है, वो प्राइसेस सेट कर देती हैं, वो फॉर्म क्या होती है, वो प्राइसेस सेट कर देती हैं, और बाकी फॉर्म्स को न चाहते हुए जैसे भी है उनको फॉलो करना ही पड़ता है, ठीक है। सो बेसिकली इसमें होता क्या है, जो आपस में फॉर्म है वो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपस में एक एग्रीमेंट टाइप कर लेती हैं और बोलती हैं चलो दुश्मनी हटाओ अपनी जो है, मतलब, और एक कोल्यूशन यानी कि एकजुट होकर हमने जो प्राइसेस सेट किया आप भी वही सेट करो और सेम प्राइसेस पे जो है प्रोडक्ट वो बेचो। सो ये होता है किंग डिमांड कर्व एक्सप्लेन करता है क्या, कोल्यूशन अमंग राइवल फर्म्स। सो ये क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं 86 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैथड ऑफ फॉरकास्टिंग डिमांड? डिमांड को फोरकास्ट करने का इनमें से कौन सा मैथड नहीं है? सबसे पहले तो मैं इसमें से आपको ऑप्शन बता दूं, जो सही है इसका आंसर वो है बी ऑप्शन, दैट इज टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले मेथड को हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन में भी बताया था, जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है ये प्राइस इलास्टिसिटी करने का मेथड होता है, मेजर करने का मेथड होता है प्राइस इलास्टिसिटी को। अभी प्राइस चेंज होने से पहले कितनी थी डिमांड, प्राइस चेंज होने के बाद कितनी है, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं लोग, उसके अकॉर्डिंग हम जो है प्राइस इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करते हैं। सो बेसिकली इसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, डिमांड फोरकास्ट करने का मेथड पूछा है, और जो बी ऑप्शन है ये किसका है, ये तो प्राइस इलास्टिसिटी का मेथड है, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेथड है, डिमांड ओनली डिमांड का मेथड नहीं है। सो ये अकॉर्डिंगली बी का सही आंसर हो जाएगा। जो बाकी के 3 ऑप्शन है इसके थ्रू हम डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं, लाइक कलेक्टिव ओपिनियन मेथड है। कलेक्टिव ओपिनियन मेथड में थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में कि जो कलेक्टिव ओपिनियन मेथड होता है इसमें क्या होता है, जो सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड भी इसको बोला जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो सेल्स फोर्स की टीम होती है ना, वो अपनी राय देती है और वो बताती है कि हाँ मार्केट में इतनी डिमांड हो सकती है, इतनी चल रही है, आने वाले टाइम में इतनी हो सकती है डिमांड, वो अपनी राय अपनी ओपिनियन देती है। कौन देती है, सेल्स फोर्स, यानी कि जो सेल्स पर्सन होता है कंपनी का। अब वो क्यों देते हैं, क्योंकि वही तो होते हैं जो सबसे ज़्यादा कस्टमर के कांटेक्ट में होते हैं, सबसे ज़्यादा कस्टमर के क्लोज होते हैं, है ना। अभी जो एक ऑनर है बिजनेस का, उसका तो डायरेक्टली लिंक होता नहीं है बड़ी बड़ी कंपनीज में कस्टमर के साथ। जो सेल्स पर्सन होते हैं वो कस्टमर को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं कस्टमर के, दैट्स वाई उनकी भी ओपिनियन ली जाती है, डेफिनेटली ली जाती है। तो उसी को हम बोलते हैं कलेक्टिव ओपिनियन मैथड। उसके अलावा एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट में जो एक्सपर्ट्स होते हैं प्रॉपर जो डिमांड फोरकास्ट करने के, जिनको पूरी मार्केट की नॉलेज होती है, उनकी ओपिनियन ली जाती है। उसके अलावा जो कंट्रोल्ड ओपिनियन मैथड है, कंट्रोल्ड ओपिनियन मैथड में बेसिकली होता क्या है कि ना, इसमें डिफरेंट एरियाज़ के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, उनकी ओपिनियन ली जाती है कलेक्टिवली। यानी कि लाइक एक मार्केटिंग का एग्जीक्यूटिव कोई पर्सन है, या फिर उसके फाइनेंस डिपार्टमेंट का हो गया, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हो गया, है ना। सो बेसिकली ऐसे सारे डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव से ओपिनियन ली जाती है, फिर सभी की ओपिनियन को मद्देनज़र रखते हुए एक एवरेज ओपिनियन के हिसाब से फोरकास्ट किया जाता है डिमांड को। सो ये होता है कंट्रोल्ड। सो ये तीनों ही मैथड है जिसके थ्रू डिमांड को फोरकास्ट किया जाता है, बट जो टोटल आउटले मैथड है ये प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने का मैथड है। चलिए 87 पे चलते हैं। पूछ रहा है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है चारों में से, तो चारों में से करेक्ट अपने को बतानी है। अभी सबसे पहले तो इसमें करेक्ट कौन सी है वो मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज बी स्टेटमेंट है, वो करेक्ट है। यानी कि क्या बोल रहे हैं इसमें, डिजायर फॉर अ कमोडिटी बैक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे इज डिमांडेड। सही बोल रहा है बिल्कुल। यानी कि ये बेसिकली इसमें बोल क्या रहा है कि एक कमोडिटी है, उसकी इच्छा है, उसको लेने की इच्छा है, प्लस अपने हाथ में एबिलिटी भी है उसको परचेज करने की, अपने पास परचेजिंग पावर भी है, अपन उसको खरीद भी सकते हैं, अपने पास मनी भी है, प्लस विलिंगनेस टू पे, यानी कि अपने पास पैसा, कई बार क्या होता है अपने पास पैसा तो होता है बट अपने को और ज़्यादा ना ज़रूरी चीज़ों में लगाना होता है। तो जो प्रोडक्ट खरीदने की इच्छा हो रही है ना अंदर से, उस प्रोडक्ट पे हम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उससे पहले और ज़्यादा हमें ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिस पे हमें मनी स्पेंड
करनी होती है। सो इन दैट केस क्या होता है, हम थोड़ा अपनी जो डिज़ायर वाली चीज़ होती है उनसे थोड़ा उसको पोस्टपोन कर देते हैं ना। सो बेसिकली अगर हमारे पास तीनों चीज़ें, हमारे पास एबिलिटी भी है पे करने की, प्लस जो पैसा है हमारे पास उसको हम उसी प्रोडक्ट पे जो हम खरीदना चाहते हैं, जो हमारी डिज़ायर है, उसी प्रोडक्ट पे स्पेंड भी कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली वो क्या बन जाएगी, तीनों चीज़ें मिलके डिमांड बन जाएगी ना, वही तो डिमांड की जाती है। सो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो बाकी की तीनों स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। अभी वो इनकरेक्ट कैसे है, सबसे पहले स्टेटमेंट पे चलते हैं, दैट इज डिक्रीज इन इनपुट प्राइसेस कॉजेज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब प्राइसेस में इनपुट के प्राइसेस बोल रहा है, किसके प्राइसेस बोल रहा है, इनपुट के प्राइसेस। अगर यानी कि रॉ मटेरियल, इनपुट यानी कि रॉ मटेरियल, अभी कंपनी को रॉ मटेरियल सस्ता पड़ रहा है, उसके प्राइसेस में कमी आ रही है, डिक्रीमेंट हो रहा है, सस्ता पड़ रहा है, तो वो सप्लाई बढ़ाएगा सप्लाई, है ना, प्रोडक्शन बढ़ाएगा, प्रोडक्शन बढ़ा के सप्लाई बढ़ाएगा प्रोडक्ट की, तो उसे राइट वर्ड शिफ्ट आएगा, लेफ्ट वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट गलत है। उसके अलावा जो सी ऑप्शन है, दैट इज व्हेन इनकम इंक्रीजेस डिमांड फॉर एसेंशियल गुड्स इंक्रीजेस मोर देन प्रोपोर्शनेटली। ये भी गलत है, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, अभी किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज हुई है ना, तो वो एसेंशियल गुड्स की भी डिमांड इंक्रीज कर देता है। आगे क्या बोल रहे हैं, मोर देन प्रोपोर्शनेटली, मतलब प्रोपोर्शन से भी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। ऐसा होता है, कौन से प्रोडक्ट की बोलिए, एसेंशियल की। हर एक वर्ड को ना पेपर में ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले तो प्रोडक्ट कौन से बोले, एसेंशियल। अभी एक बात बताओ, अगर किसी पर्सन की इनकम बढ़ेगी तो वो एसेंशियल की प्रोडक्ट बढ़ाएगा, डिमांड जो है इतनी ज़्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि एसेंशियल तो वो पहले भी ले ही रहा था। एसेंशियल का मतलब ही होता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं। तो अगर उसकी इनकम थोड़ी कम है तो तब तो वो एसेंशियल वाले ले ही रहा था, ज़रूरत वाली चीज़ें, ज़रूरत वाले प्रोडक्ट वो ले ही रहा था। अभी उसकी इनकम बड़ी है तो वो ऑब्वियसली सी बात है, उस बड़ी वाली इनकम को या तो वो सेव करेगा, अगर वो मतलब अगर वो खर्च करता है उसको, उस पर उसका मतलब एक्सपेंडिचर करता है, तो वो सुपीरियर पे करेगा ना, मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ें होगी और जो नॉर्मल से इसेंशियल से थोड़ी सी हाई लेवल की चीज़ें होती हैं, जो उसकी इच्छाएँ होती हैं, उसके ऊपर मनी स्पेंड करेगा या इसेंशियल की बढ़ाएगा। ऑब्वियसली इसेंशियल पे तो वो ऑलरेडी वो लगा ही रहा था ना। ये स्टेटमेंट भी गलत है। उसके बाद हम चलते हैं डी ऑप्शन पे, दैट इज द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। ये क्या बोल रहे हैं, एक कमोडिटी की जो डिमांड होती है वो प्राइस से इनवर्सली रिलेट करती है। अभी मैंने बताया आपको सब्स्टिट्यूट्स के केस में जो डिमांड होती है एक प्रोडक्ट की और जो प्राइस होती है दूसरे प्रोडक्ट की, वो क्या करती है, वो पॉजिटिवली रिलेट करती है। अभी मैंने आपको बताया था ना पॉजिटिवली, और इसने क्या बोला, इनवर्सली, यानी कि नेगेटिव बोल रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अकॉर्डिंगली सही स्टेटमेंट क्या होगी इसकी, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हैं ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड जो होता है वो इनमें से किस कॉम्बिनेशन में एप्रोप्रिएट माना जाता है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग बेसिकली प्राइसिंग का ही वन ऑफ मेथड है, जिसमें हम सिंपली कॉस्ट के अंदर मार्जिन ऐड कर देते हैं एंड उससे हमारा प्राइसेस निकल आता है, राइट। सो इसमें हम ऑप्शंस में चलते हैं। सबसे पहले तो इसका आंसर मैं आपको बता दूँ, दैट इज़ बी इसका सही आंसर होगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों के लिए ही कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड एप्रोप्रिएट माना जाता है। अभी मोनोपोली के लिए क्यों नहीं माना जाता वो हम देखते हैं। मोनोपोली प्राइसिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो एक मोनोपोलिस्ट होता है ना, उसको ये होता है कि मैंने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना है ना, वो तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी करता है, अलग अलग कस्टमर से अलग अलग चार्ज भी करता है। सो बेसिकली वो क्या करता है, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, वो सिंपली कॉस्ट के अंदर थोड़ा सा मार्जिन ऐड नहीं करता है प्राइसेस सेट करने के लिए। वो बहुत फैक्टर्स देखता है एंड अपने अकॉर्डिंग कितना भी हाई प्राइसेस चार्ज कर सकता है। सो इसके अंदर ये वाला मेथड जस्टिफाई नहीं करता। बाकी जो तीनों हैं उन तीनों के अंदर ही कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड जो है वो जस्टिफाई करेगा। प्रोडक्ट टेलरिंग है, इसके बारे में मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको इंट्रो दे देती हूँ। बेसिकली प्रोडक्ट टेलरिंग के अंदर क्या होता है, ये भी प्राइसिंग का वन ऑफ मेथड है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जो प्रोडक्ट है उसको ऑल्टर किया जाता है, मतलब उसको चेंज किया जाता है कॉस्ट को कट डाउन करने के लिए। कई बार क्या होता है, मैन्युफैक्चरर जो होता है वो अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने के लिए, ताकि उसमें वो एक सही प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर सके, तो उसको कम करने के लिए वो क्या करता है, पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही ऑल्टर कर देता है। अभी प्रोडक्ट चेंज किया तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट भी ऑल्टर हो जाएगी ना, कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। आगे चलते हैं पब्लिक यूटिलिटी प्राइसिंग पे। पब्लिक यूटिलिटी प्राइसिंग में क्या होता है,
इसके अंदर जो होते हैं जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो कांस्टेंट रहती है, और जो एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है मंथली की वो भी कांस्टेंट रहती है ना। मतलब जो एक मंथ की फिक्स्ड कॉस्ट है वो रहेगी, प्लस जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी इसके अंदर कांस्टेंट रहती है। इसके अंदर हम क्या कर देते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो फिक्स कर देता है प्राइसेस, उसके अंदर फिर वो प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लेगा। आगे चलते हैं, दैट इज़ रेफ्यूज़ल प्राइसिंग पे। रेफ्यूज़ल प्राइसिंग के अंदर क्या होता है, अगर कई बार किसी बायर ने मना कर दिया प्रोडक्ट लेने से, प्रोडक्ट को परचेज करने से उसने से मना कर दिया, सो इन दैट केस मैन्युफैक्चरर क्या करता है, उसे कुछ ना कुछ डिस्काउंट ऑफर करता है या कुछ ऐसा प्राइसेस ऑफर करता है जिसपे अगर मान लो वो दोबारा आया है शॉप पे, पहले उसने मना कर दिया, सो उसके बाद क्या करेगा, एक मैन्युफैक्चरर जो होता है वो उसे ट्राई करेगा कि कन्विंस करने की, हाँ थोड़ा डिस्काउंट वगैरह ऑफर करके, सो इन दैट केस भी वो कुछ ना कुछ मार्जिन ऐड करके चलेगा अपनी कॉस्ट में। हाँ भी इतना मिनिमम मार्जिन तो वो रखेगा कि उसे लॉस ना हो एटलीस्ट, है ना। सो ये तीनों ही प्राइसिंग के अंदर जस्टिफाई होगा, बट मोनोपोली के अंदर नहीं होता। सो सही आंसर हो जाएगा इसका बी। आइए आगे चलते हैं 89 क्वेश्चन पे। 89 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसी फर्म जो हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स को बना रही है, हाईली आ गया, हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स। सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूट कौन से होते हैं, जब हम एक प्रोडक्ट को दूसरी की जगह पे यूज़ करते हैं, है ना, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। सो बेसिकली अभी प्रोडक्ट सेम है, अगर हम ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जो हमारा कॉम्पिटिटर बना रहा है और वो इतना ज़्यादा हाईली सब्स्टिट्यूट है कि जैसा हम बना रहे हैं लगभग वैसा ही है कि एक कस्टमर हमारा यूज़ करेगा प्रोडक्ट को तो उसका नहीं करेगा, अगर उसके प्रोडक्ट को यूज़ करेगा तो हमारा नहीं करेगा। बेसिकली वो इतने ज़्यादा सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, तो अभी जब गुड्स ही लगभग सेम है तो प्राइसिंग भी तो सेम ही होगी ना। मतलब कहने का हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर जो चल रहा है मार्केट में रेट, हम वही अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, 89 का हो जाएगा सही आंसर बी। आगे चलते हैं 90th क्वेश्चन पे। 90th में क्या होगा, एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, वो लॉन्ग रन में ऑपरेट कर रही है, तो वो किस लेवल ऑफ आउटपुट के अंदर ऑपरेट करेगी। अभी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट वो होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें सब कुछ इक्वल होता है। जो AR है वो MR के इक्वल होगी, प्राइसेस के इक्वल होगी, AC इज इक्वल टू MC होगी, है ना। सो बेसिकली जब सब कुछ इक्वल ही आ रहा है, सो इन दैट केस उस पॉइंट पे एक सही लेवल ऑफ आउटपुट जो है एक फर्म का माना जाता है लॉन्ग रन के अंदर। तो सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, यहाँ पे बी नहीं आएगा, इसका आंसर है वो सही हो जाएगा डी, दैट इज जब सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, इक्वलाइज रहेंगी। सो ये था हमारा 91 क्वेश्चन पे। 91 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें लिस्ट दे रखी है फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को हमें सिंपली मैच करना है। चलिए मैच करने में लगते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होता है, स्केल आप सबको पता होगा, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उतनी कम कॉस्ट, है ना। मतलब अगर आप 10 यूनिट बना रहे हो तो ऑब्वियसली कॉस्ट ज़्यादा आएगी। अगर वही 10 की बजाय आप इकट्ठा 1000 यूनिट्स बना रहे हो तो कॉस्ट जो पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। सो उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ द स्केल। इसका सही मैच हो जाएगा सेकेंड, यानी कि मीन लोअरिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसिंग इन बल्क। अगर बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कॉस्ट का कम होना। इंटरनल इकोनॉमीज क्या होती हैं, जो फर्म से रिलेट करती हैं, एक पर्टिकुलर फर्म से रिलेट करती हैं, वो क्या होती हैं इंटरनल इकोनॉमीज। और एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या होती हैं, जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को फ़ायदा दे रही है। ऐसी इकोनॉमीज जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को फ़ायदा दे रही है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फर्म को नहीं। सो ये होता है दोनों का मीनिंग। आइए मैच करते हैं। बी का हो जाएगा बेसिकली इसमें थर्ड ऑप्शन, यानी कि अराइज व्हेन कॉस्ट पर यूनिट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द फर्म। अभी ये क्या आ रहा है, एक फर्म का फर्म स्पेसिफिक बोल रहा है क्या, नहीं बोल रहा। अभी फर्म के साइज पे डिपेंड करता है कि कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी, है ना। अभी फर्म का साइज बड़ा है तो ऑब्वियसली कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी, कम आएगी। सो अभी ये किसको मिल रहा है, एक पर्टिकुलर फर्म को मिल रहा है। फर्म स्पेसिफिक हो गया, फर्म के साइज पे डिपेंड कर रही है जो इकोनॉमी, वो कौन सी इकोनॉमी हो जाती है, इंटरनल इकोनॉमी हो जाती है, ठीक है। आगे हम चलते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमी पे। एक सेकेंड, हाँ इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं एक्सटर्नल पे। अभी मैंने आपको बताया जो कि एक फर्म स्पेसिफिक ना होके पूरी इंडस्ट्री को देती है। जब साइज जो है वो डिपेंड करता है पूरी की पूरी इंडस्ट्री पे, कल्ले फर्म पे नहीं, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज। उसके बाद जो स्कोप ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप में बेसिकली ये होता है जब एक कंपनी 2 प्रोडक्ट बना रही है, ऐसे प्रोडक्ट, एक सिंगल फर्म है वो एक ही फर्म है बट वो ऐसे 2 प्रोडक्ट बना रही है, दोनों के दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का सबसे पहले मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, दैट इज जब हम एक प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और उसी के साथ में हम दूसरा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। लाइक पेट्रोल है एंड कार है। अभी पेट्रोल वाली कार है तो कार खरीदिए तो पेट्रोल तो खरीदना डलवाना ही पड़ेगा ना। सो बेसिकली
जब दो प्रोडक्ट्स एक साथ डिमांड किए जाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर उसको यूज़ करेंगे तो इकट्ठे करेंगे, अदरवाइज वो यूज़ नहीं होते हैं। सो बेसिकली एक ही फर्म है, वही एक फर्म दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है, उसकी वजह से उसकी जो एवरेज कॉस्ट है कम आ रही है, उसको कौन सा इकोनॉमी मिल रहा है, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप मिल रहा है। अकॉर्डिंगली सही आंसर हो जाएगा इसका 3। आगे चलते हैं 92 पे, दैट इज इसमें असर्शन दी हुई है, रीजन दिया हुआ है, क्या बोल रहे हैं पढ़ते हैं। सबसे पहले असर्शन पढ़ते हैं, दैट इज क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्शन प्राइस रिडक्शन से अगर प्राइसेस कम होते हैं उससे जो होता है जो डिमांड है वो बढ़ती है। क्या बोल रहे हैं, प्राइसेस अगर कम हुए तो डिमांड बढ़ती है नॉर्मली, यानी कि लगभग ऐसा होता है कि प्राइसेस कम हुए डिमांड बढ़ी। बिल्कुल सही बोल रहा है। चलिए आगे चलते हैं रीजन पे, दैट इज प्राइसेस कम हुए उससे क्या हुआ, नए बायर्स की एंट्री होती है मार्केट में, नई बायर्स की। अब यहाँ पे तो इसने क्या वर्ड यूज़ किया था, नॉर्मली, यानी कि लगभग ऐसा होता है, रूटीन में ऐसा होता है कि प्राइसेस कम हुए तो डिमांड बढ़ी। सेकंड में क्या बोल रहे हैं, सेकंड भी स्टेटमेंट तो सही है, यानी कि जो इसका रीज़न दे रहा है वो भी सही है कि अगर प्राइसेस कम होंगे तो उससे जो बायर्स हैं, नए बायर्स हैं, वो अट्रैक्ट होके अपनी मार्केट में आएंगे, है ना, एंट्री होगी नए बायर्स की। वो चीज़ बिल्कुल सही बोल रहा है, बट ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं होता है। हो सकता है प्राइसेस रिड्यूस हुए उससे जो है डिमांड बढ़ी, है ना, हो सकता है ऐसा सही है, बट ज़रूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस रिडक्शन की वजह से ही एंट्री होती है न्यू बायर्स की। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ना किसी और फैक्टर की वजह से जो है डिमांड बढ़ी हो, ऐसा भी हो सकता है ना। सो बेसिकली क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट ही सही है, बट जो रीज़न है वो इसकी फुल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। सो इसका सही आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहली में ये क्या बोल रहे हैं, नॉर्मली वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि लगभग ऐसा होता है। दूसरी भी स्टेटमेंट सही है, बट अगर हम दोनों को आपस में कंपेयर करें तो ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है, फुल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अदर फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से न्यू एंट्री होती है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है। आगे हम चलते हैं 93 क्वेश्चन पे, क्या बोल रहे हैं, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्राइस डिस्काउंट। प्राइस डिस्काउंट सिंपली बताना है, तीनों के तीनों ही प्राइस डिस्काउंट है, सो इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। सबसे पहले क्वांटिटी, लाइक आपको उतने ही प्राइसेस पे अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है तो वो क्या हो गया, क्वांटिटी डिस्काउंट हो गया ना। सो बेसिकली आपको क्वांटिटी तो ज़्यादा मिल रही है, बट कितने प्राइसेस पे, कम प्राइसेस पे आपको ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है, तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके से प्राइस डिस्काउंट हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। आगे जब हम चलते हैं कैश डिस्काउंट, ये तो कम्प्लीटली प्राइस डिस्काउंट है, क्योंकि इसमें सिंपली क्या होता है, अभी आप खरीदिए, है ना, कैश आपको मौके पे जो है प्राइस के अंदर रिडक्शन दी जाती है। लाइक 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो आपको हम 95 में लगा देंगे, अगर आप अभी पेमेंट देते हैं तो ये कैश डिस्काउंट हो गया। उसके अलावा जो ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट के अंदर भी क्या होता है, प्राइस के अंदर रिडक्शन की जाती है। अभी ये कौन करता है, ये मैन्युफैक्चरर करता है। अगर एक मैन्युफैक्चरर है वो अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल कर रहा है, रीसेल कर रहा है रिटेलर्स को या होलसेलर्स को, सो उनको बेसिकली ये ट्रेड डिस्काउंट देता है, यानी कि प्राइस में कुछ ना कुछ रिडक्शन देता है, सो उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। सो ये बेसिकली तीनों ही क्या हो जाएंगे, प्राइस डिस्काउंट के टाइप हो जाएंगे। आगे हम चलते हैं 94 क्वेश्चन पे, दैट इज डिमांड एनालिसिस इंक्लूड। डिमांड एनालिसिस के अंदर कौन कौन से इसमें से इंक्लूड होते हैं। सो बेसिकली इसका आंसर भी जो है वो डी ही रहेगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों के तीनों ही इसके अंदर इंक्लूड होंगे। सबसे पहले डिमांड फोरकास्टिंग है, यानी कि हम डिमांड की कंप्लीट डिमांड एनालिसिस क्या होता है, डिमांड की कंप्लीट स्टडी करना, राइट। सो उसमें सब कुछ डिमांड की स्टडी कर रहे हैं तो डिमांड के अंदर तो सब कुछ ही आ जाएगा ना स्टडी के अंदर। तो चाहे वो डिमांड फोरकास्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में कितनी हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती है, हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, राइट, या फिर चाहे डिफरेंशियल है, हम कंपेयर कर रहे हैं, लाइक पहले पिछले साल कितनी डिमांड थी, ईयर 1 में कितनी थी, ईयर 2 में कितनी थी, आपस में उनको कंपेयर कर रहे हैं, प्लस उसके बेसिस पे हम फोरकास्ट कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ इसी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद डिमांड डिटर्मिनेंट्स कौन से होते हैं, डिटर्मिनेशंस कौन से होते हैं, लाइक डिमांड को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जो डिमांड को फ्लक्चुएट करेंगे। सो ये सारी की सारी चीज़ें, स्टडी की बात आ गई तो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होगी, है ना। आगे हम चलते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं 95 क्वेश्चन पे,
क्या बोल रहे हैं, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स डिपेंड्स ऑन द अजम्पशन दैट, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स हम पढ़ते हैं कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स एक पॉइंट के बाद आने स्टार्ट हो जाते हैं एक फर्म को, एक कंपनी को। सो उसके अंदर हम ये अज्यूम करके चलते हैं जो टेक्नोलॉजी रहेगी, जो टेक्नोलॉजी की नॉलेज रहेगी वो सेम रहेगी, वो अनचेंज रहेगी, यानी कि वो चेंज नहीं होगी, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। ये हम अजम्पशन डेफिनेटली लेके चलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं 96 पे, दैट इज द इम्पोजिशन ऑफ अ सीलिंग ऑन अ मोनोपोलिस्ट प्राइस विल अफेक्ट हिज। सीलिंग अब क्या होती है, सीलिंग यानी कि ऊपर, जैसे आपके घर में भी होती है ना सीलिंग होती है, सीलिंग ऊपर होती है, यानी कि इसमें क्या होता है बेसिकली मैक्सिमम प्राइस की एक लिमिट सेट कर दी जाती है कि कोई भी एक मोनोपोलिस्ट है वो इससे ज़्यादा प्राइसेस चार्ज नहीं कर सकता कस्टमर से। एक लिमिट सेट कर दी है, बेचना है तो इसके कम में बेचो, इससे ज़्यादा में नहीं बेचना किसी भी कस्टमर को। इसको हम बोलते हैं सीलिंग, है ना। सो बेसिकली अभी गवर्नमेंट ने सीलिंग इम्पोज कर दी मोनोपोलिस्ट प्राइस पे। ये की क्यों जाती है, ताकि एक कस्टमर है उसको बेसिकली लूटा ना जाए बहुत ज़्यादा अननेसेसरी हाई प्राइस चार्ज करके, जो कस्टमर है उसको मतलब ऐसे एक्सप्लॉइट ना किया जाए, है ना। तो बेसिकली उस वजह से सीलिंग इम्पोज की जाती है मोनोपोलिस्ट प्राइस के अंदर। अभी किसको किसको इफेक्ट करती है, ये दोनों ही चीज़ों को इफेक्ट करेगी, आउटपुट को भी इफेक्ट करेगी और प्रॉफिट्स को भी इफेक्ट करेगी। काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें जो इक्विलिब्रियम होता है ना, इक्विलिब्रियम प्राइसेस होता है, उससे थोड़ा सा कम प्राइसेस एज अ सीलिंग सेट कर देती है गवर्नमेंट, जो इक्विलिब्रियम होता है, ताकि कस्टमर सेफ रहें। सो अभी बेसिकली कम प्राइसेस सेट किया है गवर्नमेंट ने, एक लिमिट सेट कर दी है। तो एक जो मोनोपोलिस्ट है वो अपने हिसाब से उस प्राइसेस पे एक प्रॉपर एक सही इक्विलिब्रियम आउटपुट भी नहीं बना पा रहा है, दे पा रहा है, प्लस उतना जो वो चाहता है कि इक्विलिब्रियम प्रॉफिट्स वो भी अर्न नहीं कर पा रहा है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दोनों को ही इफेक्ट करेगी। आगे चलते हैं 97 पे। बायलेटरल मोनोपोली क्या होती है। बायलेटरल मोनोपोली बेसिकली क्या होता है, एक मोनोपोलिस्ट होता है, यानी कि एक कल्ला बंदा, यानी कि एक कल्ला सेलर हो गया, पूरी मार्केट में एक ही सेलर है, वो होता है मोनोपोलिस्ट, राइट। और मोनोप्सोनिस्ट क्या होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है, एक बायर होता है, एक ही बायर है, वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है। जैसे मोनोपोली के अंदर एक सेलर होता है, वो पूरी की पूरी मार्केट पे भारी पड़ता है, और पूरी की पूरी ऐसे मतलब सेलर होता है एक ही होता है, वो होता है मोनोपोलिस्ट। और वहीं दूसरी जगह मोनोप्सोनिस्ट क्या होता है, जो एक बायर होता है वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है ना। सो अभी बायलेटरल की बात आ गई तो मतलब इधर भी तगड़े लेवल का मतलब सेलर भी और बायर भी, सो दोनों ही, सेलर भी प्लस बायर भी, दोनों ही। जो सेलर है वो पहले तो चौड़ा हो रहा था अभी, हाँ भी मैं अकेला हूँ, बट जब उसे फेस करना पड़ता है एक ऐसा बायर जो अकेला है प्लस इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, सो इन दैट केस उसे हम क्या बोलते हैं, बायलेटरल मोनोपोली बोलते हैं, ठीक है। सही आंसर डी। आगे चलते हैं 98 पे। स्टडी ऑफ डिमांड ओवर 2 पीरियड्स। जब हम, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, जब हम स्टडी कर रहे हैं डिमांड की 2 पीरियड में, एक पीरियड है उसके अंदर डिमांड क्या रही है, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स हमने किए, कुछ ना कुछ फैक्टर्स में चेंज आया, देन फिर दूसरे पीरियड में हम डिमांड को फिर से स्टडी कर रहे हैं। तो बेसिकली हम कंपैरेटिव कर रहे हैं, है ना, कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, कंपैरेटिव स्टैटिक उसको हम बोलते हैं, जिसमें हम एक पीरियड की डिमांड को दूसरे पीरियड की डिमांड के साथ कंपेयर करते हैं। सो कंपैरेटिव स्टैटिक, सही आंसर बी। आगे चलते हैं 99 पे। विच टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। एक्सप्लॉयटेशन तो भाई सभी करते हैं, ठीक है, सो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं जो है ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक में तो रहता है, मोनोपोली में तो मतलब सब में रहता है ना। एक परफेक्ट होती है ऐसी जिसमें थोड़ा प्राइसेस जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन के कम चांसेस रहते हैं। बाकी ओलिगोपोली में भी एक्सप्लॉयटेशन फुल ऑन होता है, कस्टमर का प्राइसेस जो है वो हाई चार्ज किए जाते हैं, या क्वालिटी में भी कई बार थोड़ा कर दिया जाता है, ठीक है। प्लस जो मोनोपोलिस्टिक होता है उसके अंदर भी किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है कंज्यूमर का। मोनोपोली के अंदर तो फुल ऑन ही किया जाता है। सो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आगे हम चलते हैं 100 यानी कि लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, 100 MCQ सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। जो इम्परफेक्ट कंपटीशन की हम बात करते हैं उसके अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन किसने दिया है, इसमें सिंपली हमें राइटर का नेम बताना है कि जो इम्परफेक्ट कंट्रीब्यूशन है, कंपटीशन है, उसको दिया किसने है, प्लस उसमें मेजर कंपटीशन, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। सो इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो मेजर कंट्रीब्यूशन इसको किसने दिया, प्लस इसको पूरा से इंटरेस्ट किसने जगाया है। तो इसका सही आंसर है बी, दैट इज चैम्बरलिन। इन्होंने जो है बेसिकली मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है इम्परफेक्ट कंपटीशन के
अंदर, ठीक है। तो सही आंसर है इसका बी। सो फाइनली हमारे 100 MCQs की सीरीज़ कंप्लीट होगी और मैं माफ़ी चाहूँगी जो फोर्थ पार्ट है उसको थोड़ी आने में देरी हो गई है, सो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आए हो क्वेश्चन सारे के सारे, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।